हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो यहाँ पे मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब शुरू हो रहा है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपको करवा रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 15 क्लास में आपके ले चुकी हूँ। 15 टॉपिक है, आप समझ सकते हैं। और सभी से यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी मेरे वीडियोज़ आपको मिल पाएंगे। पसंद आएगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको मैं आज बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन करवाने वाली हूँ। तो अब जो टॉपिक होंगे ना, वो टॉपिक जो जितना छोटा टॉपिक होगा क्वेश्चंस भी उससे कम होंगे, और बड़ा टॉपिक होगा तो क्वेश्चंस उससे ज़्यादा होंगे। जितने क्वेश्चंस आपके अराइज हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हम देख रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, जो कि आपके लिए ही है। मैंने आपको पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जो कि बीपीएससी के सिलेबस में आपका दिया हुआ है, ये पूरा थ्योरी क्लास मैंने आपको कंप्लीट कराया है। इससे यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है टीआरई 3 में पूछे गए थे, जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिले थे। तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप अगर करना चाहते हैं तो थ्योरी में मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं, चाहे किसी भी विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हों, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वही मैंने आपको कराया है। लेकिन थ्योरी क्लास में क्या है, कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी वहाँ पर बताई गई हैं, जो आपके ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बीपीएससी में इस बार पूछा गया था। तो इसलिए आपको थ्योरी क्लास देखना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 क्लास है उसमें, ठीक है। उसको आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, चाहे जैसे भी। उसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो बार बार उसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मैं मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे टॉपिक वाइज चैप्टर करवा रही हूँ, और आज बंगाल विभाजन हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। तो देखिए, हड़प नीति, अस्थाई बंदोबस्त, सहायक नीति, ये सब हम बहुत स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो कॉर्नवालिस के समय में हुआ था वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, अगर आपने थ्योरी क्लास मेरा देखा है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे, और नहीं भी अगर देखा है तो जो मैं आपको अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रही हूँ, उससे आपको बहुत अच्छी समझ विकसित हो गई होगी कि सहायक संधि किससे रिलेटेड है, अस्थाई बंदोबस्त किससे रिलेटेड है, हड़प नीति किससे रिलेटेड है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। तो यहाँ पे आपको डेट पता होगा तो आप आंसर इसका कर पाएंगे। तो सबसे अंतिम, अगर आप ऐसे भी अगर आप दिमाग लगाएं, जैसे कि देखिए हड़प नीति है, तो ये डलहौजी के टाइम पे हुआ था, जो व्यतगप्ती की नीति भी इसको कहते हैं, या हड़प की नीति कहते हैं, जिसमें अगर राजा का पुत्र नहीं है तो उस राज्य को हड़प लिया जाएगा। तो इसमें सतारा, झांसी, ऐसे बहुत सारे हमने बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि पूरे स्टार्टिंग से आप मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं करवा रही हूँ ना, उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए यहाँ पे हम फिलहाल आंसर पे चलते हैं। और बंगाल का विभाजन यहाँ पे सबसे लास्ट होगा, क्योंकि बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ है, तो बहुत बाद में। तो ये सबसे लास्ट में हुआ है, सबसे बाद में हुआ है, इसलिए बंगाल का विभाजन यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे इसको। एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको पीछे का बैकग्राउंड समझ में आए, और सारी कहानी आपको समझ में आए, और आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कर पाएँ, और आपको एक तरह से याद भी होता चले, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। साहित्य से रिलेटेड जो भी विद्यार्थी हैं वो भी जुड़ सकते हैं वहाँ पे। और अभी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि थ्योरी क्लास में ज्योग्राफी की जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है, वो हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैं अकेले ही सारे काम को देखती हूँ, इसीलिए थोड़ा मुझे समय लग रहा है। और यहाँ पे अभी हम फ़िलहाल मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, और ज्योग्राफी फिर हमारा, अभी हम विज्ञान भी चला रहे हैं। तो जनरल साइंस आपको पता ही है, जनरल साइंस में आपका क्लास 6 से लेके 9 तक फिनिश हो चुका है, जिसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि कंप्लीट आपके यहीं से पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपका नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं, और उसको बार बार रिविज़न कीजिए। उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जनरल साइंस के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको अलग से करवा दूँगी, ठीक है। लेकिन जितना करवा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा है, इसको भी कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। और 10th क्लास का भी हम चल रहे हैं लेके, 3 चैप्टर उसमें हमारा भी कंप्लीट हुआ है, तो उसको भी हम धीरे धीरे लेके बढ़ेंगे। तो जितना भी करवा रही हूँ ना, इसको आप ज़रूर कर लीजिए, तो बीपीएससी टीआरई 3 आपका रुकेगा नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे बताइए
मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले 1793 में सोच रहे हैं कितने पहले की बात है, 200 साल पहले की बात है ये। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली को शुरू किया था। ये सब हमने स्टार्टिंग में देखा है जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किए थे। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 इसका समय था, और भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली इन्होंने शुरू की। तो अस्थाई बंदोबस्त से कौन संबंधित है? कॉर्नवालिस। सहायक संधि से वेलेस्ली। और लॉर्ड डलहौजी आपका हो जाएगा व्यक्तिगत नीति या फिर हड़प नीति से संबंधित है, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। तो सारे आप देखिए यहाँ पे आपको जितने भी वायसराय या फिर जितने भी आपके यहाँ पे हैं, यहाँ जितने भी वायसराय हैं उनको आपको बता दिया गया है, ठीक है। कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सहायक संधि पूछा जाए तो वेलेस्ली हो जाएंगे, और हड़प नीति में डलहौजी हो जाएगा, और कर्जन हो जाएगा बंगाल का विभाजन में, ठीक है। तो ये 1905 की बात है, बहुत पहले बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं जिसको हमने बहुत पहले देखा भी है। क्वेश्चंस के ज़रिए आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे से, तो ज़रूर देख लीजिएगा। कंप्लीट देखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर बहुत ही शॉर्टकट की दृष्टि से आप यहाँ पे आए हैं तो आप अभी जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हम शॉर्टकट में नहीं चलेंगे। हम पूरी तरह से थ्योरी देख चुके हैं, अब हम इसका बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और धीरे धीरे चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ताकि सभी चीज़ें हम क्लियर कर पाएँ और हमारा कुछ भी छूटे नहीं। आगे बढ़ना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है बीपीएससी में। तो बताएंगे बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग आंदोलन विरोधी नीति क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 अगस्त 1905। आपको 3 डेट याद करवाई थी मैंने, वो आपको ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की थी। ये डेट आपको याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन के लिए जो है विधिवत घोषणा हुई थी। तो ये 7 अगस्त जो बंग भंग आंदोलन है उसको ही हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कहाँ से हुई थी ये भी नोट करेंगे, कलकत्ता के टाउन हॉल में। तो ये सारी जो इसकी डिटेल में जो मैंने आपको थ्योरी करवाई है ना, उसकी PDF आपको दे दी गई है टेलीग्राम पे। तो अगर आप वो आपके पास है, उसको बार बार रिवीजन कीजिए तो वही इनफ हो जाएगा आपके लिए। इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसको आप सिर्फ यहाँ पे सुनते जाइए, आपको सुन के भी याद होगा। एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। कब? 7 अगस्त 1905 में। और 20 जुलाई 1905 को विभाजन का निर्णय लिया गया था, ठीक है। 20 जुलाई में निर्णय लिया गया। 7 अगस्त को सभी ने आंदोलन छेड़ दिया, स्वदेशी आंदोलन, और इसी ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद जो है बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो ये 3 डेट आपको याद रखना, निर्णय कब लिया गया, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई, और बंगाल विभाजन कब हुआ। ये 3 डेट से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना, इसको अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से इस टॉपिक से आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे गए हैं। और इतनी अगर आपकी समझ विकसित हो गई है, अपने आप को जांचिए और देखिए कि कौन सा आपका आंसर सही है। अभी तक आपने आंसर लगा लिया होगा, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे राइट क्या होगा। तो 16 अक्टूबर 1905 अभी अभी हमने देखा है। 16 अक्टूबर 1905 किन कारणों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, बहुत लंबे लंबे ऑप्शन को देख के आपको सरकारी ऑप्शन नहीं समझना है। और यहाँ पे याद रखिए, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंग भंग मतलब जब बंगाल को भंग करने की बात हुई, तो उसके बाद आपका कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। तो बी ऑप्शन यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई कब? कब की गई बंगाल विभाजन की घोषणा? तो हमने अभी अभी देखा कब की गई, 19 जुलाई 1905। यहाँ पे 5th नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 19 जुलाई 1905 को। तो यहाँ पे आप इसको
देखिए, बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, लेकिन ऑप्शन में आपका 19 दिया गया है, इसीलिए इसी तिथि को जो है आयोग ने सही माना है। चलिए, लेकिन 20 जुलाई आपको याद रखना है, इसी से मिलता जुलता हुआ आंसर था, इसीलिए वहाँ पे लगाया गया। चलिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो किसने किया था? कर्जन ने। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कर्जन का अगर समय देखा जाए 1899 से 1905, ये इस समय वायसराय रहा था बंगाल में। तो बंगाल के विभाजन में लॉर्ड कर्जन के काल वर्ष 1905 में किया गया। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया गया। ये सभी बातें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आपने थ्योरी क्लास को देखा होगा, तो ये बहुत अच्छे से हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। तो ये सभी बातें अब आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, इसको आप दोबारा से अगर देख लेते हैं तो। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे है और कर्जन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आगे बताना है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो बताएंगे बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सर एड्रूस फ्रेजर। ठीक है, सर एड्रूस फ्रेजर। ये सारी चीज़ें आपको मेरे थ्योरी वाले PDF में मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए, यहाँ पे आपको बता देती हूँ, सर एंड्रूस हैंसर लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 में से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और इस समय 1905 के समय में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन में के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया? तो देखिए, यहाँ पे किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यहाँ पे है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल से ही नेतृत्व किया था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अलग अलग राज्य से अलग अलग लोगों ने किया था, तो वो भी आपको अच्छे से सारी चीज़ें मैंने नोट करवाई थी, तो वो सब आप उसको रिवीजन करते रहिए। हो सकता है कि किसी और राज्य का आपसे पूछ लिया जाए। चलिए, आगे बताना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये आपका स्टेटमेंट काफ़ी पूछा जाता है, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, या बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से नोट करने हैं, इसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो बताना है, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था कौन एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो यहाँ पे ये बात की जा रही है RN टैगोर के बारे में। RN टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व और पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय के संबंध को स्थापित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताना है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव बताना है यहाँ पे। तो ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने। बिल्कुल आपको नोट करके ये चीज़ें मैंने लिखवाई हैं, तो सभी को अच्छे से जानिए, पढ़िएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अभी सारे क्वेश्चन के आंसर सही कर रहे होंगे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम संजीवनी के संपादक कौन है ये भी ध्यान रखिए, कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने अपनी पत्रिका में 13 जुलाई 1905 के अंक में लिखा था ये। चलिए, आगे बढ़ना है, यहाँ पे बताएंगे, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था ये आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप ये सारी बातें आपको रिकॉल हो रही होंगी, 1905 यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या थी इसकी कहानी वो देख लीजिए। मैं आपको कहानी से जुड़ने के लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे बताती चल रही हूँ, ताकि आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ।
लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बताना है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था किस लिए। तो देखिए नीति कुछ और थी, दिखाया कुछ और गया था। पूरी कहानी मैंने आपको इसमें बताई रखी है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदू मुसलमानों को विभाजित करने की मुख्यता बताना है, ये भी था, ऐसा नहीं है कि ये नहीं था। ये दोनों धर्म को भिड़वाना चाहता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए, तो ये भी नहीं होगा। बंगाल के विकास के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये किसके लिए था? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। वहाँ पे जो राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा था, विद्रोह बढ़ता जा रहा था, उसी को दुर्बल करने के लिए इसने क्या किया, यहाँ पे विभाजन को अपनाया। ठीक है। यद्यपि ऊपरी तौर पर ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य क्या दिया था, प्रशासनिक सुविधा बताया था। तो देखिए प्रशासनिक सुविधा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि मुख्यतः तो वो कारण नहीं था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार ने क्या उद्देश्य माना था विभाजन का, तब आप बताएंगे प्रशासनिक सुविधा। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया होता है और इस एरिया में हम अच्छे से प्रशासनिक सुविधा नहीं यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जनसंख्या है, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यहाँ पे विभाजन कर रहे हैं, ये कहना था ब्रिटिश सरकार का। लेकिन मुख्यतः क्या कारण था, वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल बनाने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार क्या किया गया, उन्होंने क्या कहा था, ये आप ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। तो आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा है कलकत्ता में ही सबसे ज़्यादा अधिवेशन भी हुआ था कांग्रेस का। जब हमने कांग्रेस को पढ़ा था तो बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। ठीक है, कितनी बार कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मुझे भी पता चलेगा कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताई है। कलकत्ता में बताना है आपको, कलकत्ता में टोटल कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए। ठीक है, कलकत्ता में कितने अधिवेशन हुए ये आपको बताना है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। क्या प्रारंभ किया इन्होंने, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे बाइकॉट किया इन्होंने, स्वदेशी को अपनाया और राष्ट्रीय शिक्षा। 1, 2, 4 यानी डी ऑप्शन सही रहेगा। असहयोग उस समय नहीं आया था, असहयोग बाद में आपका 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। तो असहयोग को अभी नहीं था, लेकिन अभी क्या किया गया था, विद्रोह, स्वदेशी अपनी चीज़ों पर जो है बहिष्कार किया गया था, विदेशी वस्तुओं का बाइकॉट किया गया था, स्वदेशी वस्तुएं अपनाने पर बल दिया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे पूरा कहानी यहाँ पे बता दिया गया है, मैं ये कहानी आपको बता देती हूँ तो आप इसको बहुत अच्छे से और समझ पाएंगे। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में, ये देखिए आपको पूरा जो स्वदेशी आंदोलन है और ये बंगाल विभाजन रट जाएगा बहुत अच्छे से। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको जो भी पढ़ाऊँ वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रह पाए। तो इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 7 अगस्त 1905। ये तीनों डेट आपको याद हो गए होंगे, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या कहा गया, उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ये सारे नोट कर लो, और आपके पास अगर मेरी PDF है तो फिर नोट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप इसको नोट भी कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, BPSC में। तो रविंद्रनाथ टैगोर किसके सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया, स्वदेशी आंदोलन या फिर शोक दिवस को?
तो राखी दिवस के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों का स्थापना किया गया। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। 1900 स्वदेशी आंदोलन के आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया। और क्या हुआ इसमें? स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए और 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास की अध्यक्षता में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को पेश किया था। चलिए आगे बताना है। ये सारे पॉइंट्स एक बार में आपके क्लियर हो गए होंगे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए? तो अब आप इसका बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। इसी में सबसे पहले जो है आपने ये भी पढ़ा होगा, कांग्रेस का जब हम सेशन कर रहे थे तो 1906 में पहली बार स्वदेशी शब्द से नारा दिया गया था। ये सब भी हमने देखा था। चलिए यहाँ पे आगे बताना है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो ये बहुत बार अभी हम कर चुके हैं, स्वदेशी आंदोलन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का क्या था तत्कालिक कारण? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन, क्या ये कारण था? लोकमान्य तिलक पर आरोपित 18 महीने सख्त कारावास का दंडादेश नहीं। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, तो ये भी नहीं। स्वदेशी आंदोलन किसके लिए था? चापेकर बंधुओं को मृत्यु सजा सुनाया गया था, इसलिए नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के प्रमुख जो प्रस्तुतकर्ता थे वो कौन थे? एक तरह से कह सकते हैं गरम दल के नेता थे। कौन? अरविंद घोष, लोकपाल बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था, क्योंकि उदारवादी चाहते थे कि ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे। और जो उदारवादी, जो उग्र, क्या नाम है, नाम भी भूल जाती हूँ, जो आपका गरम दल का नेता है, ठीक है, उग्रवादी, हाँ ये उदारवादी है, एक था उग्रवादी जिसको गरम दल भी बोलते हैं। तो उग्रवादी जो नेताएं थे, जो ये सब हैं, ये सब उग्रवादी नेताएं थे। और नेताओं ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये पूरे देश में फैलना चाहिए। तो ये आपको बात वैसे बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। तो ये आपका बहुत ही ईजी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1905 में विभाजित हुआ बंगाल, जिसके विरोध फलस्वरूप दोबारा विभाजित हुआ। बताना है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। यहाँ पे बताना है आपका क्या होगा? 1901, 1911। 1911 में क्या होता है? विभाजित नहीं हुआ, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, इसको दोबारा से जोड़ लिया जाता है, मतलब रद्द कर दिया जाता है विभाजन को 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप जान रहे होंगे बहुत अच्छे से, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट कौन आए थे? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। ये भी आपको नोट करना है भैया, अलग अलग आए थे आपके दिल्ली दरबार 1911। आपसे क्वेश्चन सेम यही TRE 3 में पूछा गया है, और नाम बहुत सारे दे दिए, एलिजाबेथ, महारानी मैरी, महारानी एलिजाबेथ, और भी अलग अलग नाम दे दिए गए थे। तो आपको ये नाम याद रखने, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर जो है इनके स्वागत के लिए दिल्ली में दरबार लगाया गया था। और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाई गई थी। और घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग किया गया था। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में
में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपके दिल्ली दरबार जब हम पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? कब तक बना रहा तो हम अभी अभी देख के आए हैं तुरंत। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन ने अधिनियम को निराकृत कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, 1911 में। आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बताना है भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? बंगाल को फिर से एकीकृत कब किया गया? तो 1911 में। यहाँ भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देखिए, अब आपको मैंने बोला था कि अलग अलग राज्य से जो है नेतृत्वकर्ता का कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्ले और चिंतामणि। तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चिदम्बरम पिल्ले ने। अब यहाँ पे आप एक बार जो है सबको देख लीजिए बहुत ही अच्छे से। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का तिलक ने सारे देश में, विशेष करके बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश, आपको जगह का नाम भी याद रखना है, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी से नेतृत्व किया था। ठीक है, अगर बंगाल से पूछा जाए तो कौन थे? एक तो कृष्ण मित्र थे और एक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी तो यहाँ दिया ही है। चलिए आगे बताना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ बताएंगे, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? अब दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रजा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इस तरह का पूछा जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन में जितनी भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हमने देख लिया है। वैसे जो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे तो कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ना है, बताना है 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित कौन रहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के सारे फैक्ट्स मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताए थे, किन्होंने भाग लिया, किन्होंने भाग नहीं लिया, कौन अप्रभावित रहा और कौन प्रभावित रहा। तो यहाँ पे आपका जो है कौन, कृषक समाज और मुसलमान, ये दोनों जो हैं इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट इन्होंने नहीं, अप्रभावित रहा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो ये तो मैं बार बार यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। ये बात आपको ध्यान रखना है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार दत्त ने। तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? क्योंकि महिलाओं का इसमें सक्रिय भाग लिया था इन्होंने, और किसान और मुस्लिम जो समुदाय था वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे थे। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बताना है, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था किस आंदोलन में? तो किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारा शुरू हो चुका है आज से, और यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, आपका स्वदेशी आंदोलन ही यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम एक प्रमुख गीत के रूप में, शीर्षक गीत के रूप में बन के आपका आया था। और ये इन्होंने किसने लिखा है ये तो सभी जानते होंगे। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे देश में, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल घोषित की गई, जनता ने जुलूस निकाले, सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता को नहीं तोड़ सकते हैं। समझ में आ गया? आगे चलिए बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वदेशी स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं यहाँ पे बताना है। देखिए, लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में नेतृत्व किया, तो आपका ए ही गलत हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। बाकी देख लीजिए यहाँ पे जितना भी दिया है ये सही है। तो 1889 में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, ये पॉइंट आपको नोट करना है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य कौन बने, अरविंद घोष, ये भी आपको नोट करना है। इसी टॉपिक का है ये सारा पॉइंट, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो सभी आपको बात ध्यान में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से हमें सही नहीं बताना है। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। हाँ, तो विशिष्ट तो हुए थे, ऐसा नहीं है कि एक भी मुसलमान उसमें शामिल नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है, पर बहुत कम मात्रा में शामिल हुए थे कह सकते। कुछ विशिष्ट मुसलमान जो नेता लोग थे वो शामिल हुए थे। स्त्रियों ने सक्रिय भूमिका निभाई, ये तो सही है, आपको गलत बताना है, तो ये भी नहीं होगा। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए, तो किसान भी इसमें शामिल नहीं हुए। आपको ये भी मैंने बताया, तो ये भी सही है। ये बंगाल तक सीमित नहीं रहा, तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, और गलत ही आपका आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बंगाल तक सीमित नहीं है, इसको देशव्यापी आंदोलन इसको हम कह सकते हैं, सहयोग, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। तो ये सब बात यहाँ पे आप जान ही चुके हैं, इसमें कुछ नई बात तो है नहीं। देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शन का हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। लेकिन केवल बारिसाल ही इसका अपवाद रहा है, बारिसाल को छोड़ के, ठीक है। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च और मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा, और स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक, अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। तो दो कथन आपको दिए हैं, बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। बिल्कुल स्वदेश, यहाँ पे देसी शिल्पकारों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे। और स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो ये भी सही है, दोनों ही कथन यहाँ सही है, ठीक है, दोनों सही है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, एक और दो दोनों, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई थी, तथा हथकरघा आयोग, रेशम और वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इसमें व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक था। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन से जुड़े हुए हैं, कौन सा आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ब्रिटिश पत्रकार थे ये H.W. नेविंसन, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से एक पुस्तक के रूप में संपादित किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। तो भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। और ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ ये नहीं है, ये अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, इनके द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तो ये जो आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की। ध्यान रखेंगे ये दोनों नाम अवनींद्र टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलिए तो आपका आज यहीं पे फिनिश करती हूँ। सारे टॉपिक को हमने देख लिया। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन है। तो क्वेश्चंस कम हैं, कम मात्रा में रहेंगे। तो यहाँ पे इन सभी को हम साथ में देखते हुए चलेंगे, जोड़ के 2-4 टॉपिक को एक साथ लेके चलेंगे। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन तो करेंगे और जितने टॉपिक कवर हो पाएंगे उसमें हम इसको कवर करेंगे। चलिए तो यहीं पे हम आज ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।